हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे स्विट्जरलैंड की संघीय न्यायपालिका के विषय में, जिसके शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। हालांकि संघीय स्तर पर बहुत सारे न्यायालयों की स्थापना स्विट्जरलैंड में की गई है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा। जैसा कि आप देख रहे हैं इस चार्ट में कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा वहां पर फेडरल पेटेंट कोर्ट्स हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स है और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स यानी प्रशासकीय न्यायालय भी कार्यरत हैं। इन संघीय न्यायालयों के अलावा हर कैंटन के अपने अपने न्यायालय हैं और कई कैंटन्स मिलकर साझे न्यायालयों की स्थापना भी कर सकते हैं। जैसे हमारे देश में बहुत सारे हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जो दो या दो से अधिक राज्यों के मुकदमों की सुनवाई करते हैं। जैसे पंजाब और हरियाणा के लिए एक न्यायालय है, उच्च न्यायालय। वैसे ही स्विट्जरलैंड में भी कई कैंटन्स मिलकर साझे न्यायालयों की स्थापना कर सकते हैं। ये सारे जो कोर्ट्स हैं संघीय स्तर पर कार्यरत हैं या कैंटन्स के स्तर पर कार्यरत हैं, इन सब में सर्वोच्च स्थान किसको प्राप्त है? सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, जिसको फेडरल सुप्रीम कोर्ट, संघीय सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। स्विट्जरलैंड की जो न्यायपालिका है उसको हम एक सीमित अधिकारों वाली न्यायिक संस्था कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर अन्य संघात्मक देशों के समान सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार नहीं दिया गया है। उसे संविधान का संरक्षक नहीं बनाया गया है, जैसा कि अमेरिका में है या जैसा कि हमारे देश में है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि स्विट्जरलैंड में संविधान और न्यायपालिका से कहीं ज्यादा महत्व आम जनता को दिया गया है, नागरिकों के अधिकारों को दिया गया है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था के तहत ये माना जाता है कि जो पब्लिक है, जो जनता है, उसकी इच्छा, उसकी सोच, उसके विचार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जनता के हाथ में ये पावर दिया गया है, वो स्थितियों के मुताबिक देश के हित में, लोगों के हित में जिन कानूनों को आवश्यक समझती है उनके लिए पहल कर सकती है या संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर लोक निर्णय की मांग कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि न्यायपालिका की सत्ता को स्विट्जरलैंड में इसलिए सीमित बनाया गया है ताकि जनता के अधिकारों को ज्यादा मान्यता दी जा सके। लेकिन फिर भी न्यायिक अंग चूंकि हर सभ्य राज्य के लिए जरूरी होता है, इसलिए इसकी जरूरत को महसूस करते हुए स्विट्जरलैंड में भी न्यायपालिकाओं की स्थापना विभिन्न स्तरों पर की गई है। कैंटन और संघीय स्तर पर बहुत सारे न्यायालय कार्यरत हैं। हैंस हुबर ने इस स्थिति के विषय में लिखा है, यानी कैसे वहां पर जनता के अधिकारों को ज्यादा मान्यता दी गई है, न कि संविधान की इच्छा को या संविधान के नियमों को। हुबर लिखते हैं कि समष्टि रूप से स्विट्जरलैंड के लोग लोकतंत्र अर्थात जनता की इच्छा के पालन को संवैधानिक अर्थात संविधान की इच्छा के पालन से स्थान प्रदान करते हैं। और यही कारण है स्विट्जरलैंड में शासन के तीनों अंगों में तुलनात्मक रूप से न्यायपालिका को सबसे कम महत्व प्रदान किया गया है। अमेरिकी न्यायालयों से ये कई अर्थों में भिन्न है। हालांकि उसे सीमित रूप में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार दिया गया है, सीमित रूप में अपील सुनने का अधिकार दिया गया है, लेकिन उसे संवैधानिक कानूनों के आधार पर संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर हम इसके इतिहास पर थोड़ा सा नजर डालें
तो हम ये पाते हैं कि 1848 में स्विट्जरलैंड में जो संविधान बनाया गया था, उस संविधान में न्यायपालिका को और भी कम महत्व प्रदान किया गया था। उस समय उसकी स्थापना एक संघीय न्यायाधिकरण के रूप में की गई थी और उस वक्त एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के रूप में उसके द्वारा कार्य नहीं किया जाता था। ये तो 1874 में संविधान में जब पूर्ण संशोधन किया गया, उस पूर्ण संशोधन के साथ संघीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय की पृथक रूप से स्थापना की गई। 1874 से पहले जो न्यायपालिका थी संघीय स्तर पर, वो भी उसका कार्यकाल भी बहुत छोटा होता था। 3 वर्ष के लिए ही गठित की जाती थी। 3 वर्ष के लिए ही न्यायाधीशों का निर्वाचन किया जाता था। और इतना ही नहीं, न्यायाधीशों की कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं थी, स्थायी न्यायाधीशों की व्यवस्था नहीं थी और न ही उन्हें स्थायी रूप से कोई वेतन या भत्ता दिया जाता था। ज्यादातर जो न्यायाधीश होते थे वो विधानमंडल के सदस्य भी होते थे और न्यायपालिका के सदस्य भी होते थे। आप समझ सकते हैं कि जुडिशरी कितनी इंडिपेंडेंट रही होगी उस समय में। न्यायाधीश जब एक तरफ संसद सदस्य के रूप में भी कार्य कर रहे हैं और न्यायपालिका के सदस्य के रूप में भी, बहुत स्वाभाविक सी बात है कि न्यायपालिका विधायिका के कार्यों से प्रभावित होगी या विधायिका न्यायपालिका के कार्यों से प्रभावित होगी। ये दोनों अंग भिन्न रूप में जुड़े हुए थे 1874 के पूर्ण संविधान संशोधन से पहले। और हाल ये था कि न्यायालय का अधिवेशन भी तभी चलता था जब संसद का अधिवेशन चलता था। संघीय सभा, जो उस समय के संविधान में संसद का नाम था, उसका सत्र जब चलता था भी न्यायपालिका का सत्र भी चलता था। और न्यायपालिका केवल उन्हीं विवादों को सुनती थी जो विवाद विधायिका के द्वारा, संसद के द्वारा, संघीय सभा के द्वारा उसके पास भेजे जाते थे। और न्यायाधीश विधि विशेषज्ञ हो, ऐसा भी नहीं था। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि आधुनिक अर्थ में हम जिसे न्यायालय कहते हैं, जिन्हें न्यायाधीश कहते हैं, वो न्यायालय, वो न्यायाधीश 1874 से पहले स्विट्जरलैंड में उपलब्ध नहीं थे। यानी 1874 से पहले स्विट्जरलैंड में न्यायपालिका न तो गठन की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, उसका पृथक रूप से कोई गठन होता था, और न ही अधिकार क्षेत्र की दृष्टि से संपन्न थी। 1874 में संविधान का पूर्ण संशोधन हुआ, उस समय संघीय न्यायपालिका का पूर्ण गठन किया गया, एक स्वतंत्र अंग के रूप में उसकी स्थापना की गई और उसकी शक्तियों का विस्तार किया गया। 1999 में जब नया संविधान लागू किया गया, उस समय संघीय न्यायाधिकरण के स्थान पर संघीय सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायिक संस्थाओं की स्थापना की गई। संघीय स्तर पर जितने भी न्यायालय कार्यरत हैं, चाहे वो प्रशासनिक न्यायालय हो या पेटेंट न्यायालय हो या क्रिमिनल कोर्ट्स हो, इन सब शीर्ष पर कौन है? संघीय सर्वोच्च न्यायालय है। इन सारे न्यायालयों के विषय में जानने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्विट्जरलैंड में सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होता है। नए संविधान के अनुसार जिस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, वो कैसे बनता है और कैसे कार्य करता है। जहां तक स्विट्जरलैंड के संविधान की बात है, नवीन संविधान के अनुच्छेद 188 से लेकर 191 तक में संघीय स्तर पर न्यायिक संस्थाओं की स्थापना और उनके अधिकार क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। जैसे संविधान के अनुच्छेद 188 में ये कहा गया है कि संघीय सर्वोच्च न्यायालय
संघ की सर्वोच्च न्यायिक सत्ता है। यानी पहली बार न्यायपालिका की सत्ता को मान्यता प्रदान की गई संविधान के अंतर्गत। इसी अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि इस सर्वोच्च न्यायालय का गठन और उसकी कार्य प्रक्रिया कानून बनाकर संसद द्वारा निर्धारित की जाएगी। यानी न्यायपालिका कैसे गठित होगी, इस विषय में कानून बनाने का अधिकार संघीय संसद को प्रदान करता है संविधान। अमेरिका में भी यह अधिकार विधायिका को प्राप्त है। वहां भी कांग्रेस कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के गठन और उसकी सेवा शर्तों को तय करती है। वैसे ही स्विट्जरलैंड में भी यह अधिकार संविधान द्वारा संसद को प्रदान किया गया है। जहां तक सर्वोच्च न्यायालय के आंतरिक प्रशासन की बात है, इसका अधिकार स्वयं सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। यानी सर्वोच्च न्यायालय अपना आंतरिक प्रशासन खुद देखेगा। जहां तक इसके गठन की बात है, गठन में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी सदस्य संख्या क्या है और ये सदस्य कैसे अपना पद धारण करते हैं। न्यायाधीशों की संख्या संसद के द्वारा समय समय पर कानून बनाकर निर्धारित की जाती है और मौजूदा जो कानून है उसके अनुसार इस समय सुप्रीम कोर्ट में 38 न्यायाधीश हैं और इसके प्रधान न्यायाधीश अल्रिच मेयर हैं वर्तमान में। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और एक उप प्रधान होता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है वो वार्ड कैंटन के लॉसन नगर में है। ये जो 38 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, प्रधान और उप प्रधान के साथ साथ, इन सब का निर्वाचन किया जाता है। एक बड़ी यूनिक व्यवस्था है। आमतौर पर न्यायपालिका की नियुक्ति होती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, लेकिन स्विट्जरलैंड में न्यायाधीशों का निर्वाचन किया जाता है और ये निर्वाचन भी किसके द्वारा किया जाता है? संघीय संसद के द्वारा किया जाता है। संघीय संसद अपने संयुक्त अधिवेशन में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है और इन निर्वाचित न्यायाधीशों के अलावा कुछ वैकल्पिक न्यायाधीशों की व्यवस्था भी की गई है स्विट्जरलैंड में। ये वैकल्पिक न्यायाधीश नियमित न्यायाधीशों की अनुपस्थिति या उनकी असमर्थता की स्थिति में कार्य करते हैं। हालांकि इन वैकल्पिक न्यायाधीशों को उनके पद का नियमित रूप से वेतन नहीं मिलता, बल्कि जिन दिनों में वो कार्य कर रहे होते हैं उन दिनों का भत्ता उन्हें दिया जाता है। जो नियमित न्यायाधीश हैं, ये संघीय संसद के द्वारा चुने जाते हैं और इनके पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी संघीय संसद बार बार उन्हीं न्यायाधीशों को चुन लेती है। वैसे ही जैसे वो कार्यपालिका के सदस्यों को, संघीय सरकार के सदस्यों को बार बार चुन लेती है, वैसे ही न्यायपालिका के सदस्यों को भी बार बार चुन लेती है और इस वजह से उनके अनुभव का लाभ न्याय व्यवस्था को प्राप्त होता है। हालांकि न्यायाधीशों के निर्वाचन की जो व्यवस्था स्विट्जरलैंड में की गई है, उसके कारण कई बार आलोचक उस पर उंगली उठाते हैं। कहते हैं कि निर्वाचन की व्यवस्था होने से न्यायाधीश निष्पक्ष होकर कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि वो विधायिका के सदस्यों को खुश करने में लगे होंगे, क्योंकि उन्हें पता है उनका निर्वाचन और पुनर्निर्वाचन इसके द्वारा किया जाएगा, संसद के द्वारा किया जाएगा। इसलिए वो निर्णय देते समय हो सकता है पक्षपात पूर्ण ढंग से आचरण करें। हालांकि स्विट्जरलैंड में जो लोग न्यायाधीशों के निर्वाचन के समर्थक हैं, वो ये दलील देते हैं कि ऐसी आशंका निराधार है, क्योंकि
स्विट्जरलैंड में न्यायाधीशों के पुनर्निर्वाचन की परंपरा स्थापित हो गई है और इस पुनर्निर्वाचन की परंपरा के कारण न्यायाधीश अपने पद के प्रति निश्चिंत रहते हैं और इसलिए बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी पूर्वाग्रह के कार्य करते हैं। तो निर्वाचन के आधार पर पद धारण करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के सदस्य यानी न्यायाधीश। जहां तक न्यायाधीशों की योग्यता का सवाल है, संविधान में न्यायाधीशों की योग्यता के विषय में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है। केवल ये कहा गया है कि कोई भी स्विस नागरिक जो प्रतिनिधि सदन का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वो संघीय न्यायालय का न्यायाधीश निर्वाचित हो सकता है। प्रतिनिधि सदन स्विट्जरलैंड की संघीय संसद का प्रथम सदन है, निम्न सदन है जो जनता द्वारा निर्वाचित होता है। हालांकि इस संबंध में कुछ प्रतिबंधों का उल्लेख किया गया है। क्या प्रतिबंध है कि संघीय संसद या संघीय सरकार के सदस्य यानी विधायिका और कार्यपालिका के सदस्य या उनके द्वारा नियुक्त जो भी पदाधिकारी हैं वो न्यायाधीश के पद पर निर्वाचित नहीं हो सकते। एक और परंपरा स्थापित है न्यायाधीशों के निर्वाचन के संबंध में, ये है कि दो निकट संबंधी जो रक्त संबंध से आपस में जुड़े हुए हों, जैसे पति पत्नी, पिता पुत्र, ये एक साथ सुप्रीम कोर्ट के सदस्य नहीं निर्वाचित हो सकते। ऐसा भी संभवतः न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए किया गया है। एक और परंपरा इस संबंध में ये है कि स्विट्जरलैंड के जो भी प्रमुख राजनीतिक दल हैं, उन दलों का प्रतिनिधित्व न्यायपालिका में हो जाए। संघीय संसद न्यायाधीशों का निर्वाचन करते समय इस बात का ध्यान रखती है। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, ये जो ईसाई धर्म की दो शाखाएं हैं, दो ग्रुप हैं, इन ग्रुप्स का भी न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व हो जाए। जितनी भाषाएं हैं वहां बोली जाती हैं, हर भाषा के प्रतिनिधि न्यायपालिका में शामिल हो जाएं, इस बात का ध्यान रखा जाता है संघीय संसद के द्वारा। इससे क्या सिद्ध होता है, स्विट्जरलैंड में न केवल विधायिका और कार्यपालिका को प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने की कोशिश की गई है जनसंख्या की विशेषता के अनुसार, बल्कि न्यायपालिका को भी प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने का पूरा पूरा प्रयास किया गया है। ये एक अनूठी विशेषता स्विट्जरलैंड की न्यायपालिका में हमें देखने को मिलती है। व्यवहार में हम ये देखते हैं कि न्यायाधीश के पद पर वही व्यक्ति निर्वाचित हो पाते हैं जिन्हें कानून का ज्ञान हो और उस क्षेत्र में उनका अनुभव हो। न्यायाधीशों पर एक प्रतिबंध ये है कि न्यायाधीश अपने पद पर रहते हुए संघीय सरकार या कैंटनों की सरकार के अधीन कोई नौकरी नहीं कर सकते, किसी लाभ के पद पर नहीं जा सकते और न ही अपना कोई निजी व्यवसाय या उद्योग संचालित कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए ही की गई है। जहां तक न्यायाधीशों के कार्यकाल का संबंध है, संघीय संसद न्यायाधीशों को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित करती है, यानी एक तरह से उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन क्योंकि वहां पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था है और पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था होने के कारण न्यायाधीश लंबे समय तक अपने पद पर बने रहते हैं। हालांकि सामान्य रूप से जब उनकी उम्र 70 वर्ष की हो जाती है, उनके द्वारा स्वेच्छा से त्याग पत्र दिया जाता है। न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है और संसद ही उनके लिए पेंशन की व्यवस्था भी करती है। वैकल्पिक न्यायाधीशों को, जैसा आप देख चुके हैं, कोई नियमित वेतन नहीं मिलता
और उन्हें केवल सेवा काल में भत्ता दिया जाता है। अब न्यायपालिका कार्य कैसे करती है? उसकी कार्य प्रक्रिया भी उसके गठन का एक अभिन्न अंग है। स्विट्जरलैंड की जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, वो सरकार के अन्य अंगों यानी विधायिका और कार्यपालिका के हस्तक्षेप से पूरी तरह मुक्त है। संसद न्यायाधीशों का निर्वाचन अवश्य करती है, लेकिन उसकी कार्य प्रक्रिया में नवीन संविधान के अनुसार अब उसके द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता। इसलिए न्याय प्रक्रिया को निष्पक्ष कहा जा सकता है स्विट्जरलैंड में। निष्पक्ष होने के साथ साथ न्यायाधीश कुशलता पूर्वक कार्य भी करते हैं। उनके द्वारा दिए गए निर्णय नागरिक कानूनों पर और तथागत कानूनों पर आधारित होते हैं। हर देश में कुछ कानून संविधान द्वारा बनाए जाते हैं, कुछ विधायिका द्वारा बनाए जाते हैं और कुछ कानून प्रथाओं पर आधारित होते हैं। न्यायपालिका स्विट्जरलैंड में जब भी निर्णय देती है तो मौजूदा कानूनों को ध्यान में रखती है। खासतौर से संघ सरकार द्वारा बनाए गए जो कानून है, उन्हीं कानूनों के आधार पर निर्णय उसके द्वारा दिया जाता है। वो निर्णय देते समय उन नजीरों का भी ध्यान रखती है जो पूर्व में स्वयं न्यायपालिका के अन्य न्यायाधीशों के द्वारा दिए गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा विवाद, ऐसा मुकदमा न्यायालय के सामने आता है जिसके विषय में कोई स्पष्ट कानून नहीं होता। ऐसी स्थिति में न्यायाधीश अपने विवेक के आधार पर निर्णय देते हैं, स्थितियों का आकलन करते हुए, समीक्षा करते हुए, और जब उनके द्वारा निर्णय दे दिया जाता है किसी ऐसे विषय पर, फिर आगे जब उसी विषय से संबंधित कोई मुकदमा आता है, उसका निर्णय पूर्व में न्यायाधीश के द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर किया जाता है। स्विट्जरलैंड की न्यायपालिका में भी इस नजीर को मान्यता दी जाती है। यहाँ पर एक बात ये उल्लेखनीय है कि स्विट्जरलैंड की जो न्यायपालिका है वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को भी स्वीकार करती है। इसका मतलब ये है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो न्यायालय स्थापित किया गया है, जिसको अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों आपसी विवादों का निपटारा किया जाता है, स्विट्जरलैंड की न्याय व्यवस्था में इस न्यायपालिका के निर्णय को भी स्वीकार करने की बात की गई है। हालांकि आपको जानना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय राष्ट्र के ऊपर बाध्यकारी नहीं होते, क्योंकि हर राष्ट्र अपनी संप्रभुता की दुहाई देता है। वो कहता है कि हम अपने क्षेत्र में सर्वोच्च हैं, अपना निर्णय लेने में सर्वोच्च हैं, अपने लोगों के लिए न्याय प्रदान करने में सर्वोच्च हैं। हम किसी और न्यायालय के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे। आमतौर पर विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा, संप्रभु राष्ट्रों के द्वारा ये दलील दी जाती है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी नहीं होते। लेकिन अगर कोई राष्ट्रीय न्यायालय निर्णय देता है, सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है, तो उस निर्णय को मानना नागरिकों के लिए भी और सरकार के सदस्यों के लिए भी अनिवार्य हो जाता है। ये फर्क होता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय में। लेकिन जहां तक स्विट्जरलैंड की बात है, स्विट्जरलैंड अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को भी उतना ही महत्व देता है जितना राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को महत्व प्रदान करता है। और अगर मामला ऐसा हो जिसमें मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात हो, उस विषय में न्यायपालिका जो निर्णय देती है, सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देता है, उस निर्णय के विरुद्ध अपील भी की जा सकती है यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में। अपीलीय क्षेत्राधिकार को भी
मंजूरी प्रदान की गई है स्विट्जरलैंड में इसके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संदर्भ में। ये एक अनोखी व्यवस्था है जो न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। हालांकि इससे ये भी सिद्ध होता है कि सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सीमित है, वो उतना शक्ति संपन्न नहीं है जितना अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है या भारतीय सर्वोच्च न्यायालय है। 1942 के बाद से वहां आर्थिक दंड समाप्त कर दिया गया है। दंड कई प्रकार के होते हैं जो न्यायपालिका के द्वारा मुकदमों की सुनवाई करते समय, निर्णय देते समय तय किए जाते हैं। कुछ अपराधों के लिए अर्थदंड दिए जाते हैं, जुर्माना लगाया जाता है, तो कुछ के लिए कारावास का दंड दिया जाता है और बहुत ही संगीन अपराधों में मृत्यु दंड दिया जाता है। स्विट्जरलैंड में 1942 के बाद से हम ये देखते हैं कि जुर्माने के दंड को, अर्थदंड को समाप्त कर दिया गया है। अब केवल कारावास का दंड दिया जा सकता है या अन्य दंड दिए जा सकते हैं। छोटे मुकदमों की सुनवाई एक न्यायाधीश के द्वारा की जाती है और कोई मुकदमा अगर बहुत कॉम्प्लेक्स हो, बहुत जटिल हो, उसमें बहुत सारे मुद्दे जुड़े हों, बहुत सारे पक्ष जुड़े हों, तो ऐसे मुकदमों की सुनवाई न्यायाधीशों के पैनल के द्वारा की जाती है। और जब मामला फौजदारी ढंग का हो, हत्या, आगजनी, लूटपाट, इन सब से जुड़ा हुआ हो, उसकी सुनवाई पब्लिक जूरी के माध्यम से की जाती है। ये कार्य प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट की। देखते हैं कि क्षेत्राधिकार क्या है। क्षेत्राधिकार का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट को इन मामलों की सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। क्या क्या कार्य उसके द्वारा किया जाता है? तो सबसे पहले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के विषय में जानते हैं। जैसा कि सभी देशों में सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार संविधान के द्वारा दिया जाता है, स्विट्जरलैंड में भी ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। उसको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है और कुछ मामलों में अपील सुनने का अधिकार भी प्राप्त है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है। किसी और न्यायालय में उस मुकदमे को पेश नहीं किया जा सकता और न ही किसी अन्य न्यायालय को सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। कुछ ऐसे मुकदमे हर देश में होते हैं जिनकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकती है, अन्य न्यायालयों में नहीं। तो ऐसे मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। अब ऐसे कौन से मुकदमे हैं जिनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है? सबसे पहले तो ऐसे मुकदमे जिनमें संघ सरकार के द्वारा बनाए गए किसी कानून का उल्लंघन हुआ हो, ऐसे सभी मामले सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। यानी ऐसा कोई विवाद जिसमें संघ सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ने का प्रश्न उपस्थित हुआ हो, ऐसा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ही पेश किया जा सकता है, किसी और न्यायालय में नहीं। दूसरे, ऐसे मुकदमे जिनमें किसी अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का मामला निहित हो। स्विट्जरलैंड अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करता है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो आम नागरिक हो या कोई सरकारी पदाधिकारी हो, वो किसी अंतरराष्ट्रीय कानून को तोड़ता है, उसके विरुद्ध मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही सुना जा सकता है। यहाँ ये भी आप जान लीजिए कि
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समान ही अंतर्राष्ट्रीय कानून भी बाध्यकारी नहीं होते। अगर हम कोई राष्ट्रीय कानून तोड़ते हैं या कोई नागरिक अपनी सरकार द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ता है, न्यायालय उसे जो दंड देता है वो दंड उसे स्वीकार करना होता है। वो न्यायपालिका के निर्णय को मानने से मना नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति किसी भी देश के अंदर। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून बनाए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनों की जरूरत क्यों महसूस की जाती है? क्योंकि जैसे एक देश के अंदर ये माना जाता है कि सार्वजनिक शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए कानूनों का होना जरूरी है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी ये माना जाता है कि विश्व शांति बनाए रखने के लिए, दुनिया के राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून होने चाहिए, जिन कानूनों को राष्ट्रों को मानना चाहिए। राष्ट्रीय जगत में भी कानून होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी कानून होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय कानून बाध्यकारी होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून बाध्यकारी नहीं होते। उनको मानना या न मानना एक राष्ट्र की सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर भी हर राष्ट्र से अपेक्षा की जाती है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानेगा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति, सुव्यवस्था और सुरक्षा का वातावरण बना रहे। लेकिन अगर कोई राष्ट्र नहीं मानता है तो उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। बहुत से देश आप देखते हैं, सुनते हैं कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाते दिखाई देते हैं, वो उन कानूनों को कोई मान्यता प्रदान नहीं करते। लेकिन जहां तक स्विट्जरलैंड की बात है, स्विट्जरलैंड न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को भी स्वीकार करता है, उसके क्षेत्राधिकार को भी स्वीकार करता है। तो अगर कोई ऐसा मामला आता है सामने, जिस मामले में किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हुआ हो, सरकार के द्वारा या किसी आम नागरिक द्वारा, ऐसे मुकदमे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा सकती है। वो उसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। स्विट्जरलैंड चूंकि संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है, इसलिए जिस राज्यमंडल में जितने भी कैंटन्स हैं, उन कैंटन्स के आपसी संबंधों को निर्धारित करने के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं। एक कैंटन की सरकार का दूसरी कैंटन की सरकार के साथ कैसा संबंध होगा या केंद्र सरकार के साथ कैसा संबंध होगा, इस विषय में कानून बनाए गए हैं। अगर इन कानूनों का उल्लंघन किसी भी कैंटन की सरकार के द्वारा किया जाता है या संघ सरकार के द्वारा किया जाता है, तो ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट में ही पेश किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को ही ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार आता है। इसके साथ साथ स्विट्जरलैंड की संघात्मक व्यवस्था में कैंटन्स को संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, संघ सरकार को भी प्रदान किए गए हैं, शक्तियों का विभाजन किया गया है, केंद्र सरकार, राष्ट्रीय सरकार और कैंटनों की सरकारों के मध्य दोनों का क्षेत्राधिकार निर्धारित है। अगर उस क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किसी भी सरकार के द्वारा किया जाता है, चाहे वो राष्ट्रीय सरकार हो या किसी कैंटन की सरकार हो, ऐसा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जा सकता है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है वो इन विषयों तक सीमित है। इसके अलावा म्यूनिसिपैलिटीज, जो कम्यून्स हैं, जो लोकल लेवल पर काम करती हैं, कम्यून्स की गवर्नमेंट, उनकी स्वायत्तता को बनाए रखने की भी पूरी पूरी कोशिश की गई है स्विट्जरलैंड में।
और अगर कोई अधिकारी या व्यक्ति उन कम्युन्स की स्वायत्तता का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य करता है, कोई निर्णय देता है या कोई आदेश जारी करता है या कोई कानून बनाती है संसद, तो ऐसे मुकदमों की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही की जा सकती है। किसी और न्यायालय में ये मुकदमा पेश नहीं किया जा सकता। ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है स्विस सर्वोच्च न्यायालय का। इसके अलावा कुछ अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्राप्त हैं स्विट्जरलैंड के सर्वोच्च न्यायालय को। वो जो अन्य न्यायालय हैं जिनका गठन कानून के द्वारा किया गया है, उन न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। यानी जो प्रशासनिक न्यायालय गठित हैं, जो पेटेंट संबंधी न्यायालय गठित हैं, या जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, फौजदारी न्यायालय हैं, उनके द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं, उन निर्णयों से अगर कोई पक्ष संतुष्ट नहीं है, वादी पक्ष या प्रतिवादी पक्ष, मुकदमे में जो दो पक्ष होते हैं, एक जो मुकदमा पेश करता है वादी होता है, और एक जिसके विरुद्ध मुकदमा पेश किया जाता है, जिसके विरुद्ध शिकायत की जाती है, वो प्रतिवादी होता है। ये दोनों ही पक्ष कोर्ट में पेश होते हैं और निर्णय से अगर कोई एक पक्ष संतुष्ट नहीं है कोर्ट के निर्णय से, उसे इस बात का अधिकार होता है कि वो ऊपर के न्यायालय में उस निर्णय के विरुद्ध अपील कर सके, गुहार लगा सके कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसके मुकदमे के संबंध में जो निर्णय दिया है, उस निर्णय से वो संतुष्ट नहीं है, लिहाजा उस मुकदमे की फिर से सुनवाई की जाए, तथ्यों के आधार पर फिर से उस मुकदमे का विश्लेषण किया जाए, जांच की जाए, ताकि सही न्याय प्राप्त हो सके, निष्पक्ष न्याय की प्राप्ति हो सके। तो ऐसी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। इसके विरुद्ध जो अन्य न्यायालय संघीय स्तर पर गठित किए गए हैं, या जो कैंटन्स के न्यायालय हैं, कैंटन्स के कानूनों के अनुसार जो गठित न्यायालय हैं, उनके निर्णय के विरुद्ध अपील भी सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। ये अपीलीय क्षेत्राधिकार भारतीय सर्वोच्च न्यायालय या अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के समान ही है। हालांकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है, उसे कानून बनाकर निश्चित कर दिया गया है कि इन मामलों में ही सुप्रीम कोर्ट को अपील सुनने का अधिकार प्राप्त होगा। अमेरिका में भी कांग्रेस ने कानून बनाकर अपीलीय क्षेत्राधिकार को सीमित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा कोई कानून नहीं है जो अपीलीय क्षेत्राधिकार को सीमित करता हो सुप्रीम कोर्ट के। सामान्य रूप से ये कहा गया है कि जो न्यायालय कानून के द्वारा गठित किए गए हैं, उनके निर्णयों के विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। क्योंकि स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश है, इसलिए बहुत ज्यादा मुकदमे ऐसे नहीं आते होंगे जिनमें अपील की जरूरत महसूस की जाती होगी, और इसीलिए संभवतः उसके अपीलीय क्षेत्राधिकार को कानून बनाकर सीमित नहीं किया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट राज्यमंडल और कैंटन्स की सरकारों के मध्य जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं, किसी भी तरह के विवाद, चाहे वो अधिकार क्षेत्र को लेकर जुड़े हुए हों या संसाधनों के बंटवारे को लेकर जुड़े हुए हों, उन विवादों का समाधान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। भारतीय संघ में आप देखते हैं कि राज्य सरकारों की अक्सर शिकायत होती है केंद्र सरकार से कि केंद्र सरकार जो अनुदान देती है, राज्यों को वित्तीय सहायता देती है, उस वित्तीय सहायता को देते समय भेदभाव बरतती है। ऐसा भेदभाव बरतती है कि जिन राज्यों में उसी दल की सरकार है, इस दल की सरकार केंद्र में है,
उन राज्यों को तो वो ज्यादा अनुदान देती है और जहां विरोधी दलों की सरकारें हैं, उन राज्य सरकारों को कम अनुदान दिया जाता है। नदी जल के बंटवारे को लेकर कई बार विवाद उत्पन्न होता है। इस तरह के जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं, स्विट्जरलैंड जैसे देश में भी उन विवादों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि स्विट्जरलैंड में भी संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संघात्मक शासन व्यवस्था का ये एक अनिवार्य लक्षण होता है कि जब भी दो सरकारों के मध्य किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न हो, तो उस विवाद को सुलझाने के लिए एक स्वतंत्र संघीय न्यायपालिका अवश्य होनी चाहिए। इसी शर्त के अनुरूप, संघात्मक शासन की इसी विशेषता के अनुरूप स्विट्जरलैंड में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और सर्वोच्च न्यायालय को राज्यमंडल और कैंटन्स की सरकारों के मध्य जितने भी विवाद उत्पन्न होते हैं, उन विवादों के समाधान का अधिकार दिया गया। इन सब के अलावा स्विस सुप्रीम कोर्ट को आंशिक रूप से न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार भी जिसे कहते हैं राइट जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के अधिकार के तहत आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार के कार्यों की, उसके द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिक समीक्षा की जाती है। ये देखा जाता है कि सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा बनाए गए कानून संविधान के प्रावधानों के अनुसार हैं या नहीं है। सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेश संविधान की भावना के अनुसार हैं या नहीं है। और अगर वो पाता है वो नहीं है संविधान की भावना के अनुरूप, संविधान का उल्लंघन करते हुए कोई कानून बनाया गया है, विधायिका के द्वारा या कार्यपालिका के द्वारा कोई आदेश ऐसा जारी किया गया है जिसको जारी करने का अधिकार संविधान उसे नहीं देता है, तो ऐसे कानूनों को, ऐसे आदेशों को सुप्रीम कोर्ट अवैधानिक घोषित कर सकता है। ये उसका जुडिशियल रिव्यू का अधिकार कहलाता है। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को भी अधिकार प्राप्त है, लेकिन स्विट्जरलैंड के सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार सीमित रूप में प्राप्त है। कैसे सीमित हो गया है उसका ये अधिकार कि सर्वोच्च न्यायालय कैंटस की सरकारों के द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिक समीक्षा तो कर सकता है और संविधान विरुद्ध पाए जाने पर उन्हें अवैध भी घोषित कर सकता है, लेकिन संघ सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को न तो वो अवैध घोषित कर सकता है और न ही संघीय कार्यपालिका द्वारा जारी किसी आदेश को संविधान विरुद्ध घोषित कर सकता है। और इस संबंध में संविधान का अनुच्छेद 189 स्पष्ट रूप से कहता है कि संघीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों, संघीय शासन के आदेशों को सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि कानून के आधार पर इस स्थिति के अपवाद निश्चित किए जा सकते हैं। कुछ अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन सामान्य तौर पर संसद ने जो कानून बना दिया उस कानून की समीक्षा न्यायपालिका के द्वारा नहीं की जा सकती। और ये अधिकार भी इस बात को पुष्ट करता है कि स्विट्जरलैंड में जनता की इच्छा को, जनता के अधिकार को ज्यादा महत्व दिया गया है बजाय कोर्ट के अधिकार को। संसद के कानूनों की समीक्षा, संघीय संसद के कानूनों की समीक्षा एक तरह से जनता के द्वारा की जाती है लोक निर्णय की मांग करके, लेकिन न्यायपालिका को यह अधिकार नहीं दिया गया है। इस तरह से सीमित रूप में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार उसे प्राप्त है जो केवल कैंटस की सरकारों के द्वारा बनाए गए कानूनों या उनके द्वारा जारी किए गए आदेशों तक सीमित है।
इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट अन्य न्यायालयों के प्रशासनिक निरीक्षण का भी अधिकार रखता है। जो अन्य प्रशासनिक न्यायालय संघीय स्तर पर कार्यरत हैं या पेटेंट संबंधी न्यायालय कार्यरत हैं या फौजदारी न्यायालय कार्यरत हैं, उनके निरीक्षण का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि जितने भी न्यायालय कार्य कर रहे हैं वो सभी संघ सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को समान रूप से लागू करते हुए निर्णय प्रदान करें। यानी वो ये देखता है कि सभी न्यायालय जो निर्णय दें वो संघ सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को महत्व प्रदान करते हुए उनके आधार पर ही दें। स्विट्जरलैंड में जो संघीय व्यवस्था अपनाई गई है उसमें कैंटन्स को स्वायत्तता दी गई है, उनकी प्रभुसत्ता का सम्मान किया गया है, लेकिन इसके बाद भी उन कैंटन्स को यह अधिकार नहीं है, खासतौर से कैंटन्स के न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि वो संघ सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने से मना कर दे। अगर ऐसा होता है, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी कैंटन में संघ सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को सही ढंग से समुचित रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। हालांकि जिस सर्वोच्च न्यायालय को जो आंशिक न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा, उसकी आलोचना कुछ संविधान विशेषज्ञों के द्वारा की जाती है। जैसे प्रोफेसर डायसी इसको संविधान निर्माताओं की विफलता कहते हैं, संवैधानिक त्रुटि कहते हैं। वो ये मानते हैं कि संघीय व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि उसको पूर्ण रूप से न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्रदान किया जाए। यानी संघ सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिक समीक्षा का अधिकार भी उसे प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि संघ व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। संघ शासन व्यवस्था समझौते पर आधारित होती है और ये समझौता संविधान में निहित होता है। तो जब तक संविधान को सर्वोच्चता प्रदान नहीं की जाएगी, न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक नहीं बनाया जाएगा, संघात्मक व्यवस्था सही तरीके से क्रियाशील नहीं हो सकती। इस आधार पर आलोचना की जाती है स्विट्जरलैंड के सुप्रीम कोर्ट। और लास्टली, जैसा आप देख चुके हैं कि स्विट्जरलैंड की न्याय व्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को मान्यता प्रदान की गई है और उसी मान्यता के तहत स्विट्जरलैंड का सर्वोच्च न्यायालय है उसके निर्णय के विरुद्ध भी अपील की जा सकती है। हाँ, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स स्ट्रासबर्ग में स्थित है। अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई ऐसा मामला आया हो जिसमें किसी के मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा हो, मानवाधिकार उन सभी व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं जो इस धरती पर रहते हैं, चाहे किसी भी देश में हो, किसी भी रूप में उनका निवास हो। एक देश में नागरिक भी रहते हैं, विदेशी भी रहते हैं, शरणार्थी लोग भी रहते हैं जो नाना कारणों से अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में शरण लेते हैं, लेकिन अधिकार उन्हें भी प्राप्त होते हैं। अगर किसी शरणार्थी समूह को ऐसा लगता है कि जिस देश में वो रह रहा है उस देश की सरकार के द्वारा उसके अधिकारों की रक्षा नहीं की जा रही है, उसे जीवन जीने लायक परिस्थितियां उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, वो अपने मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में ले जाता है और सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देता है, मान लीजिए वो ग्रुप, वो व्यक्ति उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है, वो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में अपील कर सकता है। स्विट्जरलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय से
हम संतुष्ट नहीं हैं, हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं होती, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स उस मुकदमे की फिर से सुनवाई करता है और वो जो निर्णय देगा उस निर्णय को मान्यता प्रदान की जाएगी, संबंधित पक्ष उसे स्वीकार करेगा। आमतौर पर क्या होता है, किसी भी देश में जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है वो अंतिम निर्णय होता है। नीचे की अदालतों के द्वारा जो निर्णय दिया गया उसके विरुद्ध तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील और कहीं नहीं की जा सकती। अन्य देशों में ऐसा होता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं होता। स्विट्जरलैंड में कुछ मामलों में, खासतौर से ऐसे मामले जिसमें मानवाधिकार का प्रश्न जुड़ा हो, ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है वो अंतिम नहीं होता, उसके विरुद्ध अपील यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में की जा सकती है। इस तरह से एक सीमित अधिकारों वाले न्यायालय की स्थापना स्विट्जरलैंड में की गई है।